क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष फिर से लेके आ गए इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉस का डिटेल्ड वीडियो की सीरीज। ये वीडियो सीरीज जिसने भी देख ली पूरी हंसते खेलते बहुत आसान तरीके से उसका पूरा इंडस्ट्रियल रिलेशन देख लीजिए और लेबर लॉ दोनों को मिलाकर 18 से 20 क्वेश्चन आएंगे। अब आप लोग को एक चीज बता दूं, हम लोग को कोई चीज कब हम करते हैं जब या तो हमें उसमें इंटरेस्ट हो और या फिर हमारी मजबूरी हो। और यहां पे ईपीएफओ 2020 जो कि इतनी अच्छी नौकरी है उसको पाने के लिए हमारे पास इंटरेस्ट ना भी हो तो मजबूरी तो ही है, और मजबूरी अगर इंटरेस्ट है तो अच्छी बात है। ये दोनों चीजें हैं आपके लिए और आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। सिंपल बात है। सबसे आसान तरीका यही है कि ये पूरी डिटेल्ड वीडियो सीरीज, साथ ही साथ इसके करंट अफेयर, लेबर लॉस का बेसिक लॉ, सारे वीडियोस मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। आप लोग जो है उसको देखिए और सुनिए और एक साथ जो है पूरा निपटा दीजिए कम समय में पूरी जानकारी। ठीक, और इसी के साथ साथ आगे बढ़ने से पहले, अच्छा ये पार्ट 10 है, आज पार्ट 10 है और इसमें क्या है कि आपका सिस्टम अप्रोच हम लोग ने पीछे पढ़ लिया था इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सफोर्ड, साइकोलॉजिकल, ठीक है, सोशियोलॉजिकल अप्रोचेस और कई सारे ह्यूमन रिलेशन अप्रोचेस, इस तरीके के अप्रोचेस पढ़ेंगे सब। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे रिलेटेड जो भी साइंटिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं और या फिर सोशलॉजिस्ट हैं, जो भी उनके नाम भी याद रखेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी लेक्चर होने वाला है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग के लिए फिर से एक बहुत ही जेंटल रिमाइंडर है कि 22 दिसंबर से हमारा ईपीएफओ का नया ग्रुप चालू होने वाला है। जितनी जल्दी आप ज्वाइन करोगे उतना बढ़िया है। हालांकि अगर थोड़ा सा 1-2 दिन का लेट भी हो जाए तब भी जो है सारा मटेरियल सब कुछ वैसे ही मिलेगा। सारे टेस्ट सीरीज, बायलिंगुअल, एवरीथिंग विद पर्सनल गाइडेंस विल बी प्रोवाइडेड टू यू, ठीक, इन ₹5,000 ओनली। ठीक है, और यूपीएससी 2021 का भी हमारा जो है पेड ग्रुप ऑलरेडी स्टार्टेड है। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं 84648805309696606608 पर। चलिए अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। यहां पे देखिए पिछले वाले वीडियो में पार्ट 10 में हम लोगों ने क्या देखा था। एक्चुअली ये पार्ट 11 है। ठीक है, ये करेक्शन है यहाँ पे, ये पार्ट 11 है, ध्यान रखना, पार्ट 11। पार्ट 10 में हम लोगों ने कहां पे खत्म किया था, जॉन टी डल्लफ वाला खत्म किया था, जो कि एक सिस्टम अप्रोच के बात करते हैं। इनकी एक बुक थी हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम नाम से ही। ठीक, पार्ट 10 नहीं, ये पार्ट 11 है। फिर से ये त्रुटि है, आप लोग के लिए करेक्ट कर दे रहा हूं मैं। ठीक है, ऑक्सफोर्ड अप्रोच से स्टार्ट करेंगे आज। फ्लैंडर नाम के थे जिन्होंने ऑक्सफोर्ड अप्रोच दिया। सिंपल सी बात है, ये इसके एक्सपोनेंट थे, प्रतिपादक थे, और ये इंडस्ट्रियल रिलेशन को एज ए स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ जॉब रेगुलेशन समझते थे। ठीक है, कि इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है ये एक तरीके की स्टडी है कि किस तरीके से इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो जॉब रेगुलेशंस को रेगुलेट करते हैं या फिर उसको विनियमित करते हैं। ठीक है, विनियमित करते हैं इंस्टीट्यूशन। ठीक, अब यहां पे इन्होंने इसको कैटेगराइज कर दिया इस तरीके के इंस्टीट्यूशन को, एक तो इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल। ठीक, बहुत आराम से बस सुनते जाओ। इंटरनल क्या है कि आपका जो कोई भी कोड ऑफ वर्क है, रूल है, किसी एक इंडस्ट्री के अंतर्गत अंदर जो चल रही चीज है। ठीक, वहां पे क्या है, वर्क रूल कुछ बता रखे हैं, डूज एंड डोंट्स। ठीक, उसी तरीके से इंटरनल प्रोसीजर है कि किस तरीके से हम ज्वाइंट कंसल्टेशन करेंगे, आपस में बैठ के बात करेंगे। वेज का स्ट्रक्चर क्या है, ग्रीवांस हैंडलिंग क्या है, कोई प्रॉब्लम आ गई, किसी को कोई गुस्सा आ गया, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये वाली बात है। ठीक, और एक्सटर्नल आपके जो रेगुलेशन कौन से हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ, अब एक्सटर्नल जो आपके कौन से रेगुलेशन कौन है, आपका ट्रेड यूनियन। ठीक, ट्रेड यूनियन बाहर रहता है ना, आपके एम्प्लॉयर, वर्कर्स, ये सब इंटरनल रेगुलेशन में आएंगे, जो मैनेजमेंट और ये देखता है एम्प्लॉयर। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखिए जो रूल्स होते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन के सिस्टम के, वो कौन बनाता है, कौन डिटरमाइन करता है, वो आपका रूल मेकिंग प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग के अंतर्गत। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो। इससे रिलेटेड ईपीएफओ कार्ड भी दे रखा है मैंने, उसको भी कर लिया। यहाँ पे कह रहा है रूल्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम वर डिटरमिन्ड थ्रू द रूल मेकिंग प्रोसेस। जो रूल मेकिंग प्रोसेस है कलेक्टिव बार्गेनिंग का, सामूहिक सौदेबाजी का, वही रूल्स बनाता है किसके, इंडस्ट्रियल रिलेशन के। ठीक, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये कह रहा है कलेक्टिव बार्गेनिंग को बहुत ऊपर रखा गया, एपेक्स मतलब सबसे ऊपर हो गया। जैसे सुप्रीम कोर्ट जो है हमारी जुडिशरी के मतलब पूरे स्ट्रक्चर में सब एपेक्स बॉडी है, वैसे कलेक्टिव बार्गेनिंग को उन्होंने इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम में एपेक्स बताया, सबसे ऊपर, सर्वोच्च माना जाता है।
कलेक्टिव बार्गेनिंग इस अप्रोच के द्वारा क्या है कि एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन माना जाता है जिसके पास पावर है, रिलेशन मतलब किसके किसके बीच में, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच में। ठीक, फ्लेंडर ऑक्सफोर्ड अप्रोच, ध्यान रखना। अगले अप्रोच पे चलते हैं हम लोग। ठीक, बहुत इजी अप्रोचेस हैं बट इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी अप्रोच। अब सोशियोलॉजी अप्रोच है तो इंडस्ट्री पे समाज का क्या प्रभाव पड़ रहा है इससे रिलेटेड है, सिंपल बात। बस कौन है इनसे रिलेटेड जिन्होंने मतलब सोशियोलॉजी जिन्होंने इसके बारे में बताया, जी मार्जेरेसन। ठीक, मार्जेरेसन जो है ये आपके इसके इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने आपको कोर बताया। ठीक, सोशियोलॉजी को कोर बताया इंडस्ट्रियलाइजेशन का। ठीक, और उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री इज द नेचर ऑफ एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इटसेल्फ। ये कह रहे हैं कि जो कोर है ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इटसेल्फ। ठीक, आईआर का जो भी नेचर है और जो भी उसमें विकास हो रहा है यही रीजन है उसके उसमें कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने का। ठीक, मान लीजिए कोई इंडस्ट्री चल रही थी, उसमें कुछ चेंज हुआ टाइम के साथ, कोई उसकी प्रवृत्ति अलग थी या फिर कोई विकास हुआ, तो वही अपना ही खुद से रीजन बन गया, मतलब एक कॉज हो गया आपका कॉन्फ्लिक्ट होने का। मान लीजिए पहले मैनुअल काम होता था, फिर कंप्यूटर आ गया, तो अब कंप्यूटर आने का डेवलपमेंट एक तरीके से हुआ, लेकिन जो है कई लोग एम्प्लॉय जो है भड़क गए कर्मचारी की, ये क्या चक्कर है, ये कंप्यूटर तो हमें आता नहीं, ये मशीन हमारी जॉब खा लेगा, तोड़ो इसे। ठीक, मर्जरेसन ने ये बताया कि इन्होंने दो कॉन्सेप्चुअल लेवल पे मतलब बताया। एक क्या था, इंट्रा प्लांट, मतलब किसी प्लांट के अंतर्गत, मारुति सुजुकी मान लो, ठीक, उसी के अंतर्गत क्या हो रहा है, और दूसरा था आउटसाइड द फर्म, मारुति के बाहर वाली चीजें। इंट्रा प्लांट में क्या चीजें हैं, तीन टाइप के कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। एक है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव स्ट्रक्चरल, दूसरा और तीसरा ह्यूमन रिलेशन। इंट्रा प्लांट में वितरण, संरचनात्मक और मानवीय संबंध संबंधी संघर्ष हो सकते हैं। ठीक, इंट्रा प्लांट में बता रहे हैं किसी एक प्लांट के अंतर्गत। इसके कॉज क्या है, ये इस टाइप हो गए, अब कॉज बता रहे हैं मतलब। ठीक, मेजर कॉजेज ऑफ सच कॉन्फ्लिक्ट आर जॉब से संतोष नहीं है, वर्क टास्क जो दिया गया और जो टेक्नोलॉजी देखो वैसे ही कंप्यूटर वाली, ठीक, उनकी वजह से भी हो सकता है। टेक्नोलॉजी एकदम चेंज हो गया, स्किल नहीं आती है, जॉब में संतोष नहीं है, जो पैसे नहीं मिल रहे वो सही नहीं लग रहे हैं। अब इन कॉन्फ्लिक्ट को कॉज समझ लिया, अब कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व करने के लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग, सब बोल रहे हैं तो उन्होंने भी बोल दिया, कहा गया हम भी बोलेंगे ये बात, ऐसा ना हमसे छूट जाए। ठीक, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट जो है, HR डिपार्टमेंट होता है ना आज के टाइम पे भी, अच्छा भैया रिजाइन कर रहे हो तो क्या बात है बताओ, नेगोशिएट कर लेते हैं यार, तुम सैलरी के लिए छोड़ रहे हो, लो हमसे ले लो, समझ रहे हो, यही होती है चीजें, वही यहाँ पे भी है। बस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से जोड़ के पढ़ोगे तो इजी हो जाएगा। थ्योरी करोगे तो फिर थ्योरी जैसे नंबर थोड़े नंबर आएंगे। ठीक, इस प्रैक्टिकल उससे चलिए, और साथ ही साथ उसकी एनालिसिस और स्ट्रक्चर एनालिसिस ऑफ सोशियो टेक्निकल सिस्टम। ठीक, यहाँ पे बोला गया है नौकरी, संतोष, कार्य का प्रारूप, प्रौद्योगिकी संबंधित होते हैं। इन संघर्षों का हल करने के लिए मैजरिसन ने क्या किया, सामूहिक सौदेबाजी, मानव संबंध प्रबंधन, विश्लेषण, सामाजिक तकनीकी प्रणालियों से के संरचनात्मक विश्लेषण का सुझाव दिया। सिंपल बात है ये। और उन्होंने सेकेंड लेवल पे जो आउटसाइड द फॉर्म है उसको क्या बताया, उसमें बताया कि फर्म द मेन कंसर्न इज विद द कॉन्फ्लिक्ट नॉट रिजॉल्व। अब जो आउटसाइड द फर्म वाले वो वाले कॉन्फ्लिक्ट हैं, वो वाले कंसर्न है जो आपके किसी जैसे कोई इंडस्ट्री है, मारुति है वाली, उसके अंतर्गत जो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हो पाए वहीं फिर जो है बाहर बड़े हो जाते हैं। मान लीजिए आप वर्कर ने जो है आपका था, आप मारुति का वर्कर था, वो नहीं माना, ठीक, किसी बात पर नाराज हो गया, ये चला गया ट्रेड यूनियन के पास। अभी आउटसाइड द फर्म से ट्रेड यूनियन ने क्या किया, अच्छा ये है, ये बताओ अभी, अब यहाँ पे जो है धरना हो रहा है बैठ के, समझ रहे हो, ये चीज है आउटसाइड द फर्म कॉन्फ्लिक्ट नॉट रिजॉल्व एट द इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। ठीक, सोशियोलॉजिस्ट ने समाज का पहलू भी इन्होंने डाल दिया यहाँ पे। कैसे, बिसाइड दिस इंडस्ट्री जो है कई सारे ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज से, जो कि कई सारे कास्ट, संस्कृति, पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं। ठीक, कल्चर, फैमिली बैकग्राउंड, जिनके एट्रीब्यूट्स यानी दृष्टिकोण, यानी कि आपका जो है गुड और ये सब गुण धर्म जो है ये सब भी अलग है। किस तरीके से, पर्सनालिटी, एजुकेशनल बैकग्राउंड, इमोशंस, सेंटिमेंट्स, लाइक्स, डिसलाइक्स, आइडियोलॉजी, ठीक है ना, विचारधारा, एटीट्यूड, बिहेवियर, ये सब कुछ अलग है। तो ये सब मिलके वाले जो ट्रेड्स हैं, ये सभी लक्षण औद्योगिक समाज के
सदस्यों के बीच संघर्ष और प्रतिस्पर्धा की समस्याएं पैदा करते हैं। ठीक, ऑल दीज ट्रेट्स ऑफ ए ह्यूमन पर्सनालिटी क्रिएट्स ए प्रॉब्लम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कंपटीशन अमंग द मेंबर्स ऑफ द इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ठीक, कई लोग हैं डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के हैं, कलर के हैं, उनके अलग अलग एटीट्यूड है, सबको एक साथ सब लोग मतलब वो आपस में जो है मिक्स नहीं हो पाते, मैच नहीं हो पाते, कॉन्फ्लिक्ट होता है, यही रीजन है। अब कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरपर्सनल एंड इंटर ग्रुप रिलेशन पोजिंग प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। ठीक, इंटरपर्सनल और इंटर ग्रुप जो रिलेशनशिप है ये प्रॉब्लम बना रहा है। अब इम्पैक्ट क्या है इंडस्ट्रियल रिलेशन का बाय दी सोशल फैक्टर्स। ठीक, ये इग्नोर नहीं किया जा सकता है, जो भी इम्पैक्ट हो रहे हैं सोशल फैक्टर वैसे उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अच्छा, सोशल फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, कौन से ऐसे सामाजिक कारक हो सकते हैं, वो हैं वर्कर का एटीट्यूड, वहीं परसेप्शन, सोसाइटी वैल्यू, उस सोसाइटी के मूल अलग हैं कि हम व्यूमन को नहीं जाने देंगे काम करने, ये वो घर की हमारी जो ये है और घर में उसकी इज्जत नहीं है। ठीक है ना, घर की हमारी शान है, समझना मेरी बात, इसको मैं थोड़ा सा वैसे कह रहा हूं लेकिन ये सच्चाई है। कहेंगे हम विमन को बाहर काम नहीं करने देंगे, घर की वो शान है, हमारी इज्जत है, और घर में ही उसकी इज्जत नहीं है। समझ रहे हो, जो वो काम 24 घंटे करती है महिला उसको ही रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। तो ये है सिस्टम हमारे यहाँ, वैल्यू सिस्टम, कस्टम, ट्रेडिशन, ये सारी चीजें हैं। 1 डिग्री ऑफ टॉलरेंस और डायरेक्ट इंपैक्ट करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन पे। ये सारी जो पहलू है समाज के, ये डायरेक्ट इंपैक्ट करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन पे भी। अब जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है आर बीइंग अफेक्टेड बाय सोशल फैक्टर और कॉन्सिक्वेंसेस, कैसे प्रभावित करते हैं, शहरीकरण हो रहा है। ठीक, महिलाएं बाहर जाके काम कर रही हैं इंडस्ट्री में आके। ठीक, आपका जो है सॉफ्टवेयर वाली जो है टेक्निकी वो हुई बढ़िया, टेक्नोलॉजी बढ़ी, तो अब सॉफ्टवेयर में कई सारी लड़कियां काम कर रही हैं, महिलाएं काम कर रही हैं। सामाजिक सोशल मोबिलिटी है। सोशल मोबिलिटी आपका ये होता है कि जैसे कि SC ST को मान लीजिए वैसे रूरल एरियाज में ना पूछा जा रहा हो, लेकिन अर्बन एरिया में अच्छे से कर रहे हैं, ये सोशल मोबिलिटी है। धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी इकोनॉमी या फिर उनकी वेजेस वो सब बढ़ रहा है, तो उनको समाज में भी ज़्यादा अच्छा माना जा रहा है। ठीक, ये सारे कॉन्सेप्ट हैं सोशोलॉजी के, जो मैं आपके लिए धूड़ धाड़ के हर जगह से आपके लिए इकट्ठा करके लाता हूँ, आपको समझाता हूँ। तो इस पर थोड़ा सा जो है आप लोग का सपोर्ट चाहिए। आप लोग जो है लाइक, आंसर ये सब जरूर किया करिए, शेयर जरूर करा करिए। ठीक, हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम, डिसइंटीग्रेशन ऑफ फैमिली स्ट्रक्चर। अब पहले ज्वाइंट फैमिली होती थी, अब क्या हुई, न्यूक्लियर फैमिली हो गई। स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, अरे मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, बीवी कह रही तुम ये नहीं कर पाते हो, वो देखो कितना बढ़िया हर दिन गिफ्ट आते हैं। मतलब इस तरीके की चीजें होती है। तो मैं खाली ये बता रहा हूँ कि स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होता है। ठीक, गैम्बलिंग, ड्रिंकिंग, प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति और ये सब भी सोशल इविल्स हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैव चेंज, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन भी चेंज हुआ है सोसाइटी के चेंज होने के साथ में, ये तो आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, अब बहुत सारी चीजें चेंज हो गई। पहले टाई सूट, अब क्या है कि लोग लोअर और हाफ पैंट पहन के पहुंच जाते हैं काम करने के लिए। अब मतलब ये चीजें हैं, एक आपकी जो ये कल्चरल वो है वो भी उसमें जो है आप कैसा पहनावा ये भी आता है। द इंडस्ट्रियल वर्कर, क्योंकि कॉर्पोरेट कल्चर में क्या है कि टाई सूट ये सब पहन के जाना, अब धीरे धीरे सब कुछ चेंज हो रहा है, ज्यादा रिलैक्सिंग मोड वाले कपड़े ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। ठीक, इंडस्ट्रियल वर्कर विच हैड माइग्रेटिंग। अच्छा, अब यहाँ पे कह रहा है जो ऐसे वर्कर्स है, मान लीजिए यूपी का है, महाराष्ट्र में जाकर काम कर रहा है, उनका भी अब करेक्टर थोड़ा स्टेबलाइज हो गया है। इंडस्ट्रियल सेंटर एंड हैज गॉट एन अर्बन टेस्ट। ठीक, अब वो ऐसा नहीं रहा है कि उनको अलग तरीके से ही देखा जाता है कि अरे तुम बिहारी हो। महाराष्ट्र में होता है ये सब, तुम बिहारी हो, बिहारी अगर आपका पंजाब में जाएगा, देखिए जो लोग भी वहां से महाराष्ट्र से पंजाब देख रहे हो गुस्साइए मत, सिर्फ ये समझ लीजिए मैं कि क्या बता रहा हूँ। ठीक है, तो वैसे व्यवहार इधर भी हो सकता है, तो ये वाली चीज है। तो जैसे ये होती है, एक स्टीरियोटाइप है, एक पूर्वाग्रह है, एक प्रेजुडिस है कि उनको जो है अब थोड़ी सी अच्छा हो गया, महाराष्ट्र में बिहारी काम करता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब हम लोग सोशल एक्शन मॉडल पढ़ेंगे, सोशलॉजी वाला मॉडल पढ़ लिया हम लोग ने। ठीक, अब जो है हम लोग पढ़ेंगे सोशल एक्शन मॉडल। ये इसके वेबेरियन सोशलॉजी से ही इसका उद्गम हुआ है, ओरिजिन हुआ है। और ये किस पे डालती है एम्फेसिस कि विच द वे इन विच एन इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसेस द सोशल स्ट्रक्चर मेक्स द सोसाइटी। ठीक, सोशल अप्रोच जो होता है ये इस तरीके से बोलता है कि मान लीजिए कोई है, मान लीजिए मोदी जी हैं इस समय, ठीक, वो किस तरीके से जो है इन्फ्लुएंस करते हैं समाज को और उसकी संरचना को और उस पूरी सोसाइटी को। ठीक, जैसे गांधी जी थे तो कैसे वो कहते थे कि भैया हमें अंग्रेजों से किस तरीके से लड़ना है, तो उनका क्या इन्फ्लुएंस है किस तरीके से, तो सोशल एक्शन मॉडल में ये स्ट्रेस दिया जाता है। ठीक, उसी तरीके से दिस अप्रोच अटेम्प्ट्स टू स्टडी द बिहेवियरल इन्फ्लुएंस
ठीक, जैसे गांधी जी ने कहा कि मैं जो हूं मैं खादी बनाऊंगा, खादी के खाकी कपड़े बनाऊंगा, ये सारे काम करूंगा। तो क्या हुआ कि सब लोग बना करने लगे कि चरखा चलाओ। समझ रहे हो? इन्फ्लुएंस कैसे, कि आप समाज को कैसे इन्फ्लुएंस करते हो अपने एग्जाम्पल, अपने आप को एग्जाम्पल बना के किस तरीके से। और यहाँ पे ये कह रहा है कि एज इंडस्ट्री डेवलप्स आ न्यू इंडस्ट्रियल कम सोशल पैटर्न इमर्ज। ठीक, इंडस्ट्री डेवलप हो रही है तो उसी तरीके सोशल पैटर्न भी इमर्ज हो रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा चल रहा है। पहले वाले में क्या था, सोसाइटी से इंडस्ट्री पे, अब इंडस्ट्री से सोसाइटी पे आ रहा है। ठीक, विच प्रोवाइड्स न्यू बिहेवियरल पैटर्न एंड न्यू टेक्निक ऑफ हैंडलिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। अब नए तरीके से ह्यूमन रिसोर्सेज को रखा है। अच्छा बताओ सीटीसी क्या है, बैठेंगे, कूल एटमोसफियर होगा, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, कोई केबिन वाला सिस्टम नहीं होगा कि हायरार्की दिखाए, सब लोग एक समान है, एक ही फ्लोर पे बैठे हुए हैं। ठीक, सब लोग के पास सेम वो है, डेस्क है, सब लोग एक साथ काम कर रहे हैं। इट्स लुक्स वेरी कूल, और ये बहुत अच्छा है, एक लेवल प्लेइंग फील्ड भी लगती है। सब लोग कोई छोटा बड़ा कुछ नहीं, जो क्रिएटिव है, जो टैलेंटेड है, आगे बढ़ सके, ये होनी चाहिए मेन चीज। ठीक, इसके बाद ये कह रहा है कि इंडस्ट्रियल पीस इटसेल्फ मे नॉट इंश्योर हेल्दी इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, देयर मे नॉट बी इंडस्ट्रियल स्ट्राइक्स फॉर लॉन्ग टाइम, बट वहां पे इंटरनल टेंशन चल रही होगी। ठीक, और ये जो है अफेक्ट कर सकती है सोशल एक्शन ऑफ एन एम्प्लॉय एंड मे करोड द एसेंस ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। तो ये कह रहा है कि भाई इंडस्ट्रियल पीस अगर कहीं पे है तो वो ऐसा नहीं है कि वो हेल्दी इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप हमेशा बनी रहे। बहुत हो सकता है वहाँ स्ट्राइक भी ना हो रही हो, लेकिन क्या है, धीरे धीरे वहाँ पे इंटरनल टेंशन बनेगी और उसकी वजह से सोशल एक्शन को प्रभाव पड़ेगा उसके ऊपर। और ये भी हो सकता है कि पूरा जो एसेंस है इंडस्ट्रियलाइजेशन का उस पर भी असर पड़े। ये यहाँ पे चीज़ बताई गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। न्यू वैल्यूज, नए मूल्य हैव बीन एडेड अबाउट द रोल ऑफ इंडस्ट्री एंड यूनियन इन मॉडर्न सोसाइटी। अब नए नए वैल्यूज आ गई हैं जिन्होंने की इंडस्ट्री कैसे काम करनी चाहिए, आपका जो है किस तरीके से। आप आजकल देखो ना, तनिष्क जो है, तनिष्क का भी एक ऐड आया था पीछे, ठीक है ना, हिंदू मुस्लिम रिलीजन से था भाई, इतना समझ लीजिए, समझ में आ गया होगा आपको। तो वो अब नए मूल उसमें दिखा रहा है, हालांकि इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया और तनिष्क को वो ऐड हटाना पड़ा। ठीक, तनिष्क एक टाटा का ही ब्रांड है, समझना आप, जो ज्वेलरी में डील करता है। तो मॉडर्न सोसाइटी में वो थोड़ा मॉडर्नपन दिखा रहे थे, लेकिन अभी भी काफी ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स जो है चीजें चलती हैं हमारे यहाँ। द रोल ऑफ द स्टेट एंड पॉलिटिकल पार्टीज हैव आल्सो बीन रिफाइंड इन द लाइट ऑफ दीज चेंजेस। अब जो सोसाइटी में चेंजेस हुआ उसकी वजह से जो सरकार है, जो पॉलिटिकल पार्टीज है, उनका भी अब जो है चेंज हुआ है काफी कुछ। अब ममता बनर्जी भी चाहती हैं जैसे कम्युनिस्ट टाइप का जो है कि उनके यहाँ भी लोग आए वेस्ट बंगाल में और इंडस्ट्री लगाए। पहले की तरह नहीं कि इतने रिजिड और इतने ज्यादा, मतलब वहां पे लेबर जो क्लास है और वर्कर क्लास है, वहां पे मैं बिल्कुल ही कहूंगा कि वहां पे वो गुंडे हैं, वो जब चाहे तो वो कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वर्कर और लेबर, वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच में एक समान वो होना चाहिए, दोनों लोग इंटरडिपेंडेंट, दोनों, एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा, ये वाली सोच होनी चाहिए। नहीं, जहां पे एक्सट्रीम चला जाएगा वो दोनों ही खराब है। ज्यादा एम्प्लॉयर के प्रति जो अगर कुछ होगा वो भी खराब है, समझ रहे हो आप। दी सोशल एक्शन चेंजेस द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरेस्ट ग्रुप, दीज एक्शन आर बेसिस फॉर द कॉन्फ्लिक्ट। अब जो चेंजेस हो रहे हैं, अब ये इंटर रिलेशनशिप में जो अलग अलग लोग के जो इंटरेस्ट है, वर्कर के अलग इंटरेस्ट है, ट्रेड यूनियन के अलग, मैनेजमेंट के अलग, नियोक्ताओं के अलग, अब उनके बीच में क्या होता है, कंफ्लिक्ट होने लगता है। ये चीजें आप बता रहा है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। अब कौन सा आ गया हमारे पास, अब साइकोलॉजिकल अप्रोच आ गया, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। और ये क्या है, मैसन हेयर ने इसको जो है, इसको मतलब अप्रोच को बनाया था, बताया था, इन्होंने दिया है इसको अप्रोच को। और उनके अकॉर्डिंग क्या है कि प्रॉब्लम जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में है वो अराइज होती है परसेप्शन से। क्या धारणा है मैनेजमेंट की, यूनियन की, वर्कर की आपस में एक दूसरे के लिए, ठीक, या खुद के लिए कि हम क्या है और ये सामने वाला क्या है। ये जो परसेप्शंस होते हैं, ठीक, मे बी अबाउट द पर्सन या फिर किसी सिचुएशन। ये जो धारणाएं किसी पर्सन के लिए हो सकती है, किसी सिचुएशन के लिए हो सकती है, या फिर इश्यूज जो कि इन्वॉल्व है कॉन्फ्लिक्ट के लिए। ठीक, कि अच्छा उसने ये हमारी वेज नहीं बढ़ा रहा है और एम्प्लॉयर सोचेगा ये काम नहीं कर रहा है, तो अलग अलग पर्सन, अच्छा ये काम क्यों नहीं कर रहा है कि ये जो लीडर है इनका इसकी वजह नहीं कर रहा है, तो पर्सन की बात आ गई। तो कई धारणा कैसी भी हो सकती है ये बता रहे हैं। और मैनेजमेंट, ट्रेड यूनियन और वर्कर, इनकी अलग अलग आपस में सेम कैसी अलग अलग है, तो उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट ये सब हो सकता है, ये प्रॉब्लम है। द पर्सन ऑफ अब ध्यान से समझना, मनोवैज्ञानिक वाला है ये। द परसेप्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड द ट्रेड यूनियन में डिफर, ठीक,
इनकी इनकी धारणा डिफर हो सकती है, बिकॉज द सेम पोजीशन में अपियर एंटायरली डिफरेंट टू द अदर पार्टी। अब जो से इनको लग रहा है सही, उनको गलत लग रहा है, इनको जो गलत लग रहा है वो इनको सही लग रहा है, जो भी है। ठीक, द सम एस्पेक्ट्स ऑफ द सिचुएशन में बी मैग्नीफाइड। ठीक, कुछ पहलू को जो है सिचुएशन को हम पढ़ा करके देख सकते हैं, और छोटा भी हो सकता है, डिस्टॉर्टेड बाई आइदर पार्टी। तो मतलब ये जब भी ऐसा कुछ होगा, आपको समझ में आया, दूसरे को नहीं आया, दूसरे को समझ में आया, आपको नहीं समझ में, कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्लैश होगा, यही बात है। ठीक, द अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन द वर्कर गेट फ्रॉम द जॉब डिपेंड्स। अब कितना किसी को संतोष मिल रहा है, किसी वर्कर को, वो अपनी जॉब से ये डिपेंड करेगा कई सारे कारकों पे, फैक्टर्स पे, जैसे कि उसका नेचर ऑफ वर्क क्या है। ठीक, आप जो काम कर रहे हो, अरे यार मुझे ये काम करना ही नहीं था, मैं इसमें मुझे गलती से आ गया, मैं और इसको छोड़ दूंगा, ये एटीट्यूड है आपका उस काम के प्रति। वर्किंग कंडीशन ही बहुत गलत है, तो मतलब आप काम तो करना चाहते हो लेकिन वर्किंग कंडीशन नहीं है अच्छी, वेजेस बहुत कम है, आपको लगता है कि आपकी 1 लाख सैलरी होनी चाहिए, वो 10,000 दे रहा है। ठीक, आपकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, रिलेशनशिप विद द यूनियन सही नहीं है, यूनियन ही आपको रोज पताड़ना आपको कर रहा है वर्कर्स को। ठीक, को वर्कर और बिहेवियर और ये सारी चीजें, मतलब वर्क कल्चर पूरा निपटा हुआ है वहां पे, खराब है। अब द वर्कर अगर सेटिस्फाइड नहीं होगा तो प्रिवेलिंग कंडीशन से, तो ही मे बी ड्रैग टू अब वो डिससेटिस्फाई हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। और ये फ्रस्ट्रेशन कैसे निकाल सकता है? स्ट्राइक, आर्सन, मतलब बिल्कुल हमले, आगजनी, लूटपाट, संपत्ति का नष्ट करने लगा। अब इससे मुझे फिर याद आ गया विस्ट्रॉन याद है ना, अभी क्या हुआ यहाँ पे, एप्पल ने प्रोब कर दिया है, और एप्पल ने अपनी गलती मान, एप्पल कौन है, ये सेब नहीं है, ये आईफोन बनाने वाली कंपनी है। ठीक, और उसने गलती मानी है कि ऐसा कुछ वहां गलत हुआ है। ठीक, अच्छा, ये डिस्ट्रक्शन कर देगा। हेंस अब इसकी वजह से क्या है कि एज पर द साइकोलॉजिकल अप्रोच के अनुसार इंडस्ट्रियल पीस रिजल्ट होता है करेक्ट परसेप्शन एंड एटीट्यूड ऑफ बोथ द पार्टीज। कौन कौन? मैनेजमेंट और वर्कर। अगर पीस चाहिए तो इन दोनों का परसेप्शन और एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, एक दूसरे को मतलब सहयोग से इन सबसे बनना चाहिए। अच्छा, गुणवत्ता जो आपकी इंडस्ट्रियल रिलेशन की है, वो एज पर द साइकोलॉजिस्ट, वो इस बात पे डिपेंड करती है कि आपकी प्रबंधन व्यापार संघों की धारणा, दृष्टिकोण और दर्शन पर निर्भर करता है। क्वालिटी किस पर निर्भर करेगा? परसेप्शन, धारणा, एटीट्यूड यानी कि रवैया या फिर दृष्टिकोण, और फिलॉसफी यानी दर्शन ऑफ द मैनेजमेंट, ट्रेड यूनियन, दोनों मिला के। ठीक, रीजन ऑफ स्ट्रेन्ड इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। स्ट्रेन मतलब खराब क्यों रिलेशनशिप हो जाते हैं? वे इसलिए भी हो सकते हैं क्योंकि इनह्यूमन अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट। ठीक, इनह्यूमन मतलब वो जो वर्कर है उसको इंसान ही नहीं मानता है, और बहुत ही मतलब जानवरों की तरह बिहेव करता है वर्कर्स के साथ में। और दूसरा ये भी हो सकता है कि रिजिड स्टैंड ऑफ द ट्रेड यूनियन। अच्छा, तो मुझे बताओगे, मैं तो मानूंगा ही नहीं। तो अब इस पे एक सर्वे किया हमारे नेशनल प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ यूएसए ने। ठीक, क्या सर्वे किया? सेवरल इंडस्ट्रियल कंसर्न को यह पता लगाने के लिए कि कौन से ऐसे कारक हैं जो इंडस्ट्रियल रिलेशन को जो है अफेक्ट करते हैं, प्रभाव डालते हैं, कुछ मतलब उनका जो है कोई ना कोई इन्फ्लुएंस रहता है, अफेक्ट वो रहता है। ठीक है, पता लगाने के लिए कई उद्योगों, सरोकारों का एक सर्वेक्षण किया गया, प्रभावित करते हैं। देयर फाइंडिंग, उनकी फाइंडिंग क्या थी कि मैनेजमेंट जो है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। कई बार ये पढ़ चुके हैं हम लोग। इसके बाद ये कह रहा है कि यूनियन को भी पूरी तरीके से एक्सेप्ट करना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसकी प्राइवेट ओनरशिप है, मतलब वो ये नहीं लगना चाहिए कि हमारे मतलब हमारा ये सब कुछ है। उसको देखना चाहिए कि ये भी है, मतलब हमें नहीं लगना चाहिए अरे यार हमें तो 10,000 मिलते हैं, हाँ, और उसके साथ मुझे लग रहा है 4 घंटे ही काम करना है तो मैं इतना ही करूंगा, भाड़ में जाए। उसको लगना चाहिए नहीं, ये ऑर्गेनाइजेशन हमारी अपनी है, हम ज्यादा काम करेंगे तो एम्प्लॉयर हमारे काम को समझेगा और फिर हमें पैसे भी बढ़ाएगा। ठीक, ये बात होनी चाहिए, मतलब खुद से लगे कि एक स्वीकार, उसको स्वामित्व दिखना चाहिए अपना, एंड शुड, और उसकी वजह से सारे काम वो करने चाहिए ताकि गुडविल, प्रॉस्पेरिटी पूरे ऑर्गेनाइजेशन की बढ़े। ठीक, ना कि सिर्फ उसकी या फिर एम्प्लॉयर की। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि पूरा ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगा, सब लोग बढ़ेंगे, ये बात है। ठीक, फिर नाइदर द मैनेजमेंट नॉर द ट्रेड यूनियन शुड अडॉप्ट लीगलिस्टिक एंड हाई रिजिड अप्रोच। मतलब जब आप बात कर रहे हो कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू, तो फ्लेक्सिबल रहो, लचीलेपन रहो, सब एक दूसरे बात सुनो, मानो। किसी ने बोला, दूसरे ने बोला, भाग चुप हो जा, अब बात मत बोल देना, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। सबकी बात कहने दो, सुनो, फिर उसको जो है टॉलरेंटली सुनिए, फिर बात करिए आगे। ठीक, उसके बाद ये कह रहा है कि देयर मस्ट बी कांस्टेंट कंसल्टेशन
एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग, कुछ भी आप निर्णय ले रहे हो उसके बाद आप एक दूसरे से साझा करो, ऐसा हुआ है, कंसल्ट करो कि भैया ये आने वाले हैं, ये चीज हो रही है, क्या किया जाए बताओ, सबको एक दूसरे रिस्पेक्ट से ट्रीट करिए। इट मस्ट बी इंश्योर्ड दैट द ग्रीवेंसेस आर प्रॉम्प्टली सेटल्ड, वही विस्ट्रॉन वाला प्रॉम्प्टली सेटल नहीं किए गए, जो उनको जो गुस्सा आ रहा था या फिर जो भी उनकी जो दिक्कतें थी, शिकायतें थी, और फिर विस्ट्रॉन हो गया, ठीक। और इट वुड बी हाईली बेनिफिशियल इफ द ग्रीवेंसेस, अब ग्रीवेंसेस को हैंडलिंग प्रोसीजर कुड बी फ्लेक्सिबल, अब जो आप शिकायतों को खत्म कर रहे हो या फिर उनका निस्तारण कर रहे हो, वो ऐसा नहीं होना चाहिए रिजिड, वो भी सिंपल होनी चाहिए, इनफॉर्मल होनी चाहिए, ठीक, और फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। मैनेजमेंट जो है वो इंटरफेयर नहीं करना चाहिए कि ट्रेड यूनियन किस तरह से काम कर रहा है, ट्रेड यूनियन है ये, ठीक, उसके इंटरनल मैटर पे घुसना नहीं चाहिए। दूसरी और नवी बात जो है यहाँ पे ये कही गई, नाइन्थ, कि इन्वायरमेंटल फैक्टर, मैंने फिर से कहा ये पर्यावरण वाला इन्वायरमेंट नहीं है, ये वातावरण वाला इन्वायरमेंट है। फैक्टर डू नॉट देमसेल्फ ब्रिंग पीस, ये खुद से पीस नहीं लाते हैं, बट वो बहुत जरूरी होते हैं कंडीशंस बनाने के लिए जिसमें कि इंडस्ट्रियल पीस बन सके, ठीक। तो इसको हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। इसके बाद ये 10वां उन्होंने जो किसने बताया, यूएसए वाला जो सर्वे जिसने किया था, कि इट मस्ट बी अंडरस्टूड दैट इंडस्ट्रियल पीस इज रिजल्ट ऑफ मैनी एटीट्यूड्स, कई सारे के दृष्टि को रवैयों की वजह से इंडस्ट्रियल पीस बनता है, और जो कि कई सारे रवैये किसके हैं, दो पार्टी आपको पता ही है, ठीक, रादर देन एक्सटर्नल फोर्सेस। पार्टी कौन कौन सी, मैनेजमेंट एंड वर्कर्स यूनियन, रादर देन एनी एक्सटर्नल। ये इन दोनों का एटीट्यूड, और कई सारे एटीट्यूड है वो सब है, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में, शुरुआत से सीरीज पूरी देखिएगा, ठीक। तो वो आप अगर यही जो है एटीट्यूड ही निर्धारित करते हैं कि इंडस्ट्रियल पीस होगा या नहीं होगा, तो हर अटेम्प्ट ये करना चाहिए कि टू कीप द एटीट्यूड जो बना हुआ है वो पॉजिटिव रहे और एकोमोडेटिव रहे, एक दूसरे की बात सुने, सकारात्मक रहे और व्यवस्थित रखने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए। अगला हम लोग का जो अप्रोच है इंडस्ट्रियलाइजेशन में वो क्या है, ह्यूमन रिलेशनशिप, मानव संबंध दृष्टिकोण, ठीक। यहाँ पे कह रहा है किसी भी संगठन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उसमें काम करने वाले लोग होते हैं, ठीक, जो ह्यूमन बीइंग काम कर रहे हैं वो हैं। अब ये मैनेजमेंट का भी हो सकता है, ये आपका वर्कर यूनियन का भी हो सकता है, समझ रहे हो। यहाँ पे ये कहना मतलब ह्यूमन बीइंग सबसे बड़ी चीज है, उसको ध्यान रखो, किसी भी पार्टी का हो सकता है, किसी भी मतलब उसका हो सकता है। इसमें यहाँ पे ये कह रहा है कि मशीन, मटेरियल और मनी, जो ये 4M की बात होती थी ना, ठीक, जिसमें मैन था चौथा एम, मशीन, मटेरियल, मनी, ये सब कुछ नहीं, ये सब सेकेंडरी हैं, सबसे पहले कौन है, ह्यूमन बीइंग, उनकी हमें टेक केयर ऑफ योर। अब यहाँ पे देखो कुछ कोटबाजी इन लोगों ने यहाँ पे करी है कि अगर आप एम्प्लॉयज की कदर रखोगे, ख्याल रखोगे, तो ऑटोमेटिकली दे विल टेक केयर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। फिर उसके बाद है कि एवरी ह्यूमन बीइंग वांट्स फ्रीडम, सबको अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए, उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट होनी चाहिए, ठीक। और उसके बाद क्या है, स्वाभिमान की बात होनी चाहिए, और सारी फैसिलिटीज उनको होना चाहिए जो भी उनके लिए वो एंटाइटल्ड हैं, यानी कि क्या है, हकदार हैं, ठीक है। एंटाइटल ये सब कुछ मिलना चाहिए उनको, कूड़े कबाड़े की तरह नहीं, एक ह्यूमन बीइंग की तरह देखना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो विस्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक। बट जब भी एम्प्लॉय इज नॉट, उसको ये सब नहीं है, हैंडसम पैकेज नहीं दिया जाता है, चाहे फाइनेंशियल हो, वित्तीय या फिर गैर वित्तीय इंसेंटिव हो, एंड इज नॉट प्रॉपर, और उसको ट्रीटमेंट ठीक से नहीं किया जा रहा है, उसको हमेशा एक जानवर की तरह देखा जा रहा है, तो ड्यूरिंग हिज स्टे एट द ऑर्गेनाइजेशन, इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट, टेंशन, इलविल, ये सब होता है, और प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडस्ट्री राइजेस आउट ऑफ टेंशन। अब ये टेंशन की वजह से प्रॉब्लम राइज होती है, विच इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयर प्रेशर, एम्प्लॉयर प्रेशर बना रहा है, उसको कोई उसकी बात सुन नहीं रहा है, चाहे वो वित्तीय हो, गैर वित्तीय हो, फाइनेंशियल हो, नॉन फाइनेंशियल हो, और उस पर प्रेशर बना है, काम करो काम करो काम करो काम करो, तो फिर वो कहेगा वर्कर की भाई अब हम काम नहीं करेंगे, ठीक है। वर्कर का रिएक्शन और प्रोटेस्ट होगा, ठीक। टेंशन जो अगर है अमंग द एम्प्लॉइज, कर्मचारियों के बीच में, वो इफेक्ट करता है वर्क कल्चर को, ठीक। हमेशा मतलब वो गलत तरीके से करेंगे, कोई आउटपुट नहीं देंगे, ठीक है ना, आपका जो प्रोडक्शन कम होता रहेगा। अब देखो ये सब एक चेन है, ठीक। वर्कर गुस्सा हुआ, उसने आउटपुट प्रोडक्शन सब कम कर दिया, इसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री खराब हुई, फिर पूरी इंडस्ट्री खराब हुई, फिर उसके अल्टीमेटली क्या हुआ, पूरा वर्क कल्चर खराब हो गया, और उसकी वजह से क्या हुआ, पूरे नेशनल लेवल पे हमारा जो है बेड़ा गर्क हो गया,
ठीक, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है। तो इसलिए देयरफॉर मैनेजमेंट को ये अवॉइड करना चाहिए ऐसी सिचुएशन, और एक्सपर्ट्स की मदद लेनी चाहिए। जिन्होंने ह्यूमन रिलेशन वाला ये अप्रोच दिया है उन्होंने अपनी नौकरी का भी इंतजाम कर लिया है और कहा है कि कुछ एक्सपर्ट्स रखो मैनेजमेंट वालों, और वो एक्सपर्ट कौन होना चाहिए? जो कि बिहेवियरल साइंटिस्ट हों, ठीक, व्यवहारिक वैज्ञानिक हों, और जो है जो कि ऐसी सिचुएशन से डील कर सके। ठीक, और यहाँ पे कहा गया है कि टू अवॉइड डिस्प्यूट इट इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर। ठीक, ह्यूमन बिहेवियर को समझो। अब मतलब वैसे तो कोई ये सोच सकता है कि बिहेवियर ही हर समय समझते रहेंगे तो काम कैसे होगा, क्या होगा, कि ये बहुत ज़्यादा एक जरूरी शर्त है इंडस्ट्रियल पीस के लिए। मैनेजमेंट को ये लर्न करना चाहिए कि बेसिक नीड्स क्या है किसी मैन की, मतलब वर्कर की, और उसको हमेशा ये ट्राई करना चाहिए, शुड ऑलवेज ट्राई टू विन द पीपल। दिल मतलब उनको जीतना, मतलब उनको वैसे नहीं कि जुए में जीत रहे हैं, उनका दिल जीतने वाली बात है। मैनेजमेंट को ट्राई करना चाहिए जो आपका एम्प्लॉयर्स की तरफ से है। ठीक, क्योंकि ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि एम्प्लॉय जो है वो, अब देखो फिर से कोट बाजी यहाँ पे, एम्प्लॉय कैन कैन रन और र्यून द बिजनेस। ठीक है, आपका व्यवसाय को चला भी सकते हैं या फिर बर्बाद भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ क्या है, अगला देखिए कोटबाजी, दे कैन बी मेक यू और कैन ब्रेक यू। समझो, वर्कर जो है आपको बना भी सकता है, आपको तोड़ भी सकता है। ये लो, सब तोड़ ताड़ फेंक दिया। ठीक, देयर आर ब्रॉडली दो टाइप के ह्यूमन होते हैं। ठीक, ह्यूमन नीड्स होती हैं, सॉरी, एक होती है इकोनॉमिक नीड्स, एक होती है साइकोलॉजिकल नीड्स, पहले आपको बता दिया। ठीक, अब इकोनॉमिक नीड्स क्या है? कपड़ा रोटी, कपड़ा और मकान वाली नीड्स हो गई। और किसके लिए? खुद के लिए भी और जो उनके ऊपर आश्रित है। मान लीजिए कोई आदमी काम कर रहा है तो उसकी खुद की भी रोटी कपड़ा मकान ये सब हो जाए, उसके जो बीवी बच्चे ये सब है उनका भी हो जाए। ठीक, या फिर मान लीजिए कोई वीमेन काम कर रही है तो उसके जो है पति और बच्चे जो है उनके लिए भी हो जाए। ठीक, जेंडर न्यूट्रल हो गई यहाँ पे बात। ठीक, उसके बाद क्या है? साइकोलॉजिकल नीड्स क्या है कि भाई उसका सिक्योरिटी, लाइफ हैजर्ड, न्यू चैलेंजेस, इंश्योरेंस, पेंशन, ये सारी चीजें आप रखो। सोशल सिक्योरिटी से पढ़ रहे हो ना, ईपीएफओ, ठीक है, एक एग्जाम है तो उसके लिए ये सारी चीजें भी होनी चाहिए। न्यू चैलेंजेस से निपटने के लिए होना चाहिए। न्यू चैलेंजेस क्या है? कोविड आ गया, अनसर्टेनिटी हुई ना, कोविड की वजह से देखो कितने सारे माइग्रेटिव वर्कर्स जो है दौड़ना पड़ा, उनकी कोई सेविंग तो होती नहीं, हैंड टू माउथ होता है। सुबह कमाया खा लिया, शाम को कमाया शाम को खा लिया, और अगले खाने के लिए फिर कमाना है। समझ रहे हो? तो इन सब चीज के लिए होनी चाहिए। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जिनसे उनको निपटना पड़ता है बेचारों को। ठीक, तो इसी ये डिस्टर्ब कर देता है। अगर ये सब नहीं मिलेगा तो एम्प्लॉय का पीस ऑफ माइंड उड़ा देता है। ठीक है, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच जो है आपका, ये हाईलाइट करता है सर्टेन कुछ पॉलिसी और टेक्निक को जिससे कि इंप्रूव किया जा सकता है मोराल या फिर मनोबल, एफिशिएंसी यानी दक्षता, और जॉब सेटिस्फैक्शन, नौकरी की संतुष्टि। ठीक, ये जो द की टू इंडस्ट्रियल पीस को बनाने के लिए चाबी क्या है? क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिलेशन होने चाहिए इंडस्ट्री में। अब ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में एक हैज इट्स ओरिजिन इन द, ये कैसे इसका उद्गम हुआ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच का? हॉथोर्न एक्सपेरिमेंट में। ठीक, नागफनी प्रयोग। तो ये हॉथोर्न एक्सपेरिमेंट क्या होता है? सिंपल भाषा में अगर आपको बताऊं तो आप अगर काम कर रहे हो, ठीक, आपके पापा मम्मी ने किसी ने भी कहा जाओ पढ़ो बेटा, ठीक, आपने यहाँ पे जो है बुक खोली और उसके अंदर जो है आपने कॉमिक्स खोली या फिर मोबाइल खोला और उसमें खेलने लगे। ठीक, लोगों को लग रहा है कि आप पढ़ रहे हो लेकिन आप क्या कर रहे हो? मटर गश्ती। लेकिन वहीं पे जो है आपके माता पिता और स्मार्ट हो गए। उन्होंने क्या काम किया कि आपसे कहा बेटा जाओ पढ़ो, और यहाँ पे लगा दिया है कैमरा, सीसीटीवी, और उस पर बल्कि मैं तो कहता हूँ कैमरा नाम लगाया, सिर्फ पोस्टर लगा दिया, आप सीसीटीवी की निगरानी में हैं, यानी कि सर्विलांस में। फिर आपके जो है आपके एटीट्यूड, जो आपका वर्किंग, जो आपकी है बिहेवियर में जो चेंजेस आएगा, यही होता है हार्थोन एक्सपेरिमेंट। जब आपके ऊपर नजर रखी जाए तो आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है। यही एक्सपेरिमेंट है। इसी में उद्गम एक तरीके से हुआ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच का। और ये रिसर्च थी किसकी? एल्टन मायो की। ठीक है, उनकी वजह, उन्होंने क्या बताया कि इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं इनएडिक्वेट कम्युनिकेशन की वजह से। वर्कर एम्प्लॉयर को नहीं बता पा रहा है, एम्प्लॉयर वर्कर को नहीं बता पा रहा है, खाली उसकी सैलरी काट दी। ठीक, क्यों काटी? उसके पीछे क्या रीजन है? प्रोजेक्ट आना बंद हो गए हैं या क्या बात है? जब तुम उसको बताओगे नहीं, इसको लगेगा कि यार यही बदमाश है, ये जानबूझ कर सैलरी नहीं दे रहा है, खुद तो देखो गाड़ी में घूम रहा है मर्सिडीज। ठीक, और लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरपर्सनल फैक्टर्स। कौन कौन से? जैसे पर्सनालिटी, किसी का व्यक्तित्व है, ठीक, अंतर व्यक्तित्व, तर्कहीन व्यवहार, डिफरेंसेस, पर्सनालिटी डिफरेंसेस हो गया। इरेशनल बिहेवियर। इरेशनल बिहेवियर क्या होता है? कुछ सोचा ना समझा कुछ तोड़ डाला।
ठीक, इरेशनल। लेकिन अब रैशनल कोई बिहेवियर क्या होगा कि वो पहले सोचेगा अच्छा ये हमारे किस काम का है, उसको हम कहाँ लगा सकते हैं। लेकिन इरेशनल क्या है, कुछ नहीं, गुस्सा आई उठा के फेंक दिया। तो ये वाली चीजें हैं। ठीक, अब इसके आगे ये बताता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है हेल्प कर सकता है दोनों ही पार्टियों को, ठीक, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज वाले को, और इसकी वजह से डेवलप हो सकते हैं एक्यूरेट धारणाएं, परसेप्शन एंड अंडरस्टैंड ईच अदर। और ये इसकी वजह से एक दूसरे के आप समझ सकते हो क्या सामाजिक, क्या सेफ्टी और क्या साइकोलॉजिकल नीड्स हैं। कीथ डेविस, ये सब नाम याद रख लेना एक बार फिर से। ये पीडीएफ जो है पेड ग्रुप में ऑलरेडी मिल चुकी है, इसको आप एक बार पढ़ डालना या फिर वीडियो दोबारा देख लेना। ये बस एक चाहो तो इनको याद रखो कि किससे रिलेटेड है। इन्होंने ये कहा है कि ह्यूमन रिलेशन जो है ये एक तरीके का इंटीग्रेशन है ऑफ पीपुल into a work situation that motivates them to work together, ठीक, और जिससे क्या वर्क टुगेदर, प्रोडक्टिविटी, कोऑपरेटिवली एंड विद इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल, सोशल सेटिस्फेक्शन। ये डेफिनेशन पूछ रहे तो कीथ डेविस का नाम जो है के सामने टिक लगा देना। तो इस तरीके से हमारा आपका पार्ट कौन सा 11वां खत्म हो गया है इंडस्ट्रियल लेबर लॉज से रिलेटेड। ठीक, डिटेल्ड वीडियो की सीरीज चल रही है, उसमें आगे हम लोग दो बहुत ही ज्यादा विद्वान भारतीय विद्वान जो थे जिन्होंने इंडस्ट्रियल रिलेशन से जो है अपने ये अप्रोचेस दिए हैं। एक तो वीवी गिरी जी जो हैं, जो कि पहले हमारे वो थे, मंत्री थे, मतलब पहले क्या, मतलब पहले मंत्री थे, मतलब इन अर्लियर डेज आफ्टर इंडिपेंडेंस वैसे। ठीक, और भारत के राष्ट्रपति बाद में प्रेसिडेंट भी बने। तो एक तो वो हो गया, दूसरे हमारे गांधी जी। ठीक, इन दोनों के बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे अपने पार्ट 12 में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। चलिए इस तरीके से आज का सेशन खत्म करते हैं। फिर से जानकारी देता हूं आप लोगों को, 22 दिसंबर से हम लोगों का जो है पीएफओ का नया पेड ग्रुप चालू हो रहा है, जिसमें आपको जो है 8 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। हर महीने आपको 2 इंग्लिश के अलग से टेस्ट होते हैं, इनके अलावा प्रैक्टिस करने के लिए एमसीक्यू, और 2 जो है क्वांट और जनरल मेंटल एबिलिटी, इस सबके टेस्ट मिलते हैं हर महीने। ये महीने में आपके 4 हो गए। ठीक, इसके अलावा 8 सेक्शनल टेस्ट हैं और 10 फुल लेंथ टेस्ट हैं आपके। और ये सारा कुछ मटेरियल, सारी वीडियो, पर्सनल गाइडेंस, आप वहां पे डाउट पूछ सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो, सब कुछ आपके हमारे हर समय 24 घंटे आप लोग के साथ में हमारी पूरी टीम लगी रहती है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। तो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके जो है फीस आपको लगेगी इंक्लूडिंग जीएसटी 5,000 रुपए मात्र। और नंबर आपका है 9696066089 या फिर 8564880530। इन नंबर्स पे कॉल करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।